नमस्कार, बहुत स्वागत कहानी कुर्सी के आपके प्रोग्राम में आपका एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। तो एक तरफ आज आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा स्थापना हो रही थी और वहां पर आज सारे आम जन थे। तो एक अच्छी बात ये थी कि आज वहां कोई वीआईपी, कोई बड़ा नेता, इस किस्म के लोग आपको नहीं दिखाई दिए। जितने लोग थे वहां श्रद्धा भाव से पहुंचे हुए सब लोग थे। सभी लोगों ने जब देखा धर्म ध्वजा जो है चढ़ रही, तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार फिर, सब ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, प्रणाम कर रहे थे सब। बिल्कुल उनके चेहरों पर आप वो आस्था देख सकते थे। अब लेकिन राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश है और यही वो अयोध्या है। अयोध्या ने भाजपा का सांसद चुन के नहीं दिया था और उत्तर प्रदेश है जहां जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई थी। आज वहीं से एक बार फिर राम नाम मंत्र जो है लोगों के मन में फिर से हिलोरे मार रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा साहब ये अयोध्या या राम मंदिर प्रोजेक्ट पार्ट 2 है। अब मैं बिल्कुल शुद्ध चुनावी बात कर रहा हूं आपसे। हो गई बात, वो जो आस्था की बात थी वो तो हमने कर ली। अब बात हो रही है बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। क्या आज जो आपने देखा आने वाले चुनावों में इसका परिणाम होगा, इसका प्रभाव होगा? हम ही लोग बात करते थे कितना 2024 में जनवरी में हुई, जनवरी में हुआ ना, 22 जनवरी 2024 को। साहब अब तो ऐसी लहर आ जाएगी और वैसी लहर आ जाएगी। और हुआ क्या, 300 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। इसका क्या असर होगा जो आज आपने 25 नवंबर 2025 को जो आप होते हुए देख रहे हैं, इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको अखिलेश यादव जी का जो है एक आज का जो है एक पोस्ट वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अखिलेश यादव जी ने आज ये लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। अखिलेश जी कह रहे हैं आस्थावान रहें। मैं मानता हूं कि वो भी आस्थावान हैं। उनके पिताजी के बारे में, मुलायम सिंह जी के बारे में तो कई लोगों ने कहा कि वो तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब आप लेकिन जरा इसमें देखें वो क्या कह रहे हैं। आज दिन क्या है, अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण का दिन है और वो क्या कह रहे हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर, वो केदारेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, और वो जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। पिछले साल 2024 में उनको भी न्योता गया था राम मंदिर का, गया था ना सर वो, और वो नहीं गए थे। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि भगवान भक्त को बुलाता है। रामायण पढ़ा नहीं है उन्होंने। और जब बुलाएंगे तो हम जाएंगे, सब परिवार जाएंगे और दर्शन करके आएंगे राम मंदिर में। आज उन्होंने राम मंदिर का नाम नहीं लिया, आज उन्होंने केदारेश्वर मंदिर का नाम लिया। वो इटावा में बना रहे, जो केदारनाथ मंदिर हमारा धाम है, उसी का एक आप मान लें वैसा ही, उसी का एक प्रारूप जैसा वो इटावा में बना रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन आज केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना, राम मंदिर की बात ना करना, अखिलेश जी कह रहे हैं वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम बाकी संकल्प भी पूरे करेंगे। त्रिपाठी जी देखिए, वैसे तो किसी को भी अधिकार है और हम तो ऐसे धर्म में है नहीं। यहाँ तो कोई दूसरा भी अगर चाहे, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी आना चाहे और अन्य धर्म का भी आना चाहे और आके दर्शन कर ले तो उसका, जिसको कहते हैं धर्म न जाएगा न कुछ है। यहाँ वाला मसला तो है नहीं कि आप कहीं जा नहीं सकते, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी दुनिया के किसी हिस्से का हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव को बड़ा एहसास हो गया जो बिहार के परिणामों ने दिया? चूंकि अब आप कह रहे हैं शुद्ध राजनीतिक बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बिहार ने वो एहसास करा दिया क्या? और जब ये महाकुंभ हुआ था पिछले वर्ष, तो उसके बाद मैं पटना गया था एक कार्यक्रम में, तो वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी चलाकर सपरिवार गए, और आपको अनुमान नहीं, ये उनकी वो सुन रहे होंगे अभी वो डॉक्टर साहब इस बात को। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि कैसे पूरा बिहार वो प्रयागराज में गंगा किनारे जुटा, और आप जो विश्लेषक लोग हैं वो दूसरी तरह से देख रहे हैं। तो अब चूंकि हम कह सकते हैं अभी 10,000 है, महिला है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब आएंगी। लेकिन जो प्रयागराज के महाकुंभ से जोड़कर एक व्यक्ति ने मुझको पटना में कहा, वो परिणाम में बदलता दिखा। अब क्या हुआ था, संगम में स्नान करने अखिलेश जी भी गए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हमको अगर न्योता मिले तो हम नंगे पांव जाएंगे।
अब सवाल यह है कि यही तो अवधेश प्रसाद थे ना जिन्होंने पटका पहनाने पे एक ने किसी ने राम का पहना दिया था, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के शुक्ला जी हैं, एकदम ऐसे ही बोले जैसे हम बोले, शुक्ला जी आ गए तो पहना दिए तो अब नहीं उतारे। मतलब आप इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो राम भक्तों का दबाव है वो राजनीति पर पड़ रहा है। अभी आप कह रहे थे कि राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, तो राजनीति भी बिना राम के कहां से चलेगी? अखिलेश यादव को यह एहसास है कि 27 के चुनाव के पहले किसी न किसी बहाने से प्रभु राम के दर्शन करने हैं। ये मैं इसको दोहरा रहा हूं फिर से, इसको पूरी तरह समझिए। इस पोस्ट का आप ये मतलब निकाल रहे हैं? 100% उनको पता है कि अगर हमने प्रभु राम के दर्शन नहीं किए तो जो राम भक्त जनता है उसको दूसरी तरह से ले गया। जहां तक रही बात कौन भक्त है, भाई सब भक्त हैं, कोई किसी का ठेका थोड़ी ना हम करेंगे हम ज्यादा हैं वो कम है। और हम तो उस हिंदू परंपरा तो क्या है कि प्रभु राम थे लेकिन रावण से बड़ा भक्त थोड़ी ना शिव का कोई था। और अंत में जब उनको शिवलिंग स्थापित करना हुआ रामेश्वरम में तो ब्राह्मण के तौर पर कौन मिला? वो रामायण में, वो भी एक रामायण में लिखा हुआ है ना कि वो तो रावण आया पूजा कराने, उसने कहा कि अभी तो मैं पूजा करा रहा हूं, तो इस वक्त मैं उस भाव में हूं। और यहां तक कि ये भी कहा जाता, मतलब अलग अलग कथाएं हैं, कुछ कहते हैं प्रतिरूप बनाया, कुछ कहते हैं कि रावण ने कहा कि हम उतनी देर के लिए सीता जी को लेके आएंगे, क्योंकि हिंदू परंपरा में अगर आप विवाह में हैं, अगर आप उस तरह से हैं तो आप साथ में बैठकर पूजा करते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या अखिलेश यादव को वो एहसास हो रहा है जिस एहसास को हम पिछले एक दशक में भारत के अलग अलग राजनीतिक चुनाव साफ साफ कह रहा हूं उसमें हम होता हुआ देखे हैं। जो गलती हो गई है 2022 में, अखिलेश यादव अब उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। मैं इसको ऐसे ही देखता हूं। अच्छा, वैसे किसी ने कहा कि उनको एक दूसरी गलती का भी एहसास हो गया। मैं नाम लेके बोलता हूं, सबा नकवी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कल एक पोस्ट लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया कि हमको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। 2027 के चुनाव में हमें अकेले जाना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना। उन्होंने लिखा था क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको उसने ड्रैग किया, खास करके आरएलडी तब साथ में चुनाव लड़ रही थी, अब वो एनडीए में आ गई है। उनकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत नीचे घसीटा गठबंधन को, तो कांग्रेस को बिहार के बाद अब वो साथ लेने के इच्छुक नहीं है अखिलेश जी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। निश्चित रूप से बिहार का जो परिणाम आया उसने ये कहा जाए कि अखिलेश यादव की नींद तो उड़ाई, आंखें भी खोल दी है। अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है आरजेडी का, हालांकि आरजेडी का भी कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, आरजेडी भी 143 पर लड़के से 25 सीटें जीती है, तो वहां सिर्फ कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगी। और जो एमवाय समीकरण बिहार में अखिलेश यादव जिस एमवाय समीकरण के लिए बिहार में बहुत धुआंधार प्रचार किया था, वह एमवाय समीकरण जो मुसलमान का और यादव का माना जाता था, वो महिला और युवा में कन्वर्ट होकर जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में चला गया, अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में सिर्फ मेरा जो एमवाय का समीकरण है उसके दम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और पीडीए की वो जरूर बात करते रहे, हमेशा पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का भी समीकरण जब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए थे तो मिल्कीपुर में वो हारे चुनाव, भले ही फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीत गए, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, और बाकी जगह भी हारे जहां मुसलमान डोमिनेंट एरिया था। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर भाषण दिया है, जिस तरीके से आज ध्वजारोहण हुआ है, राम मंदिर का ये जो मुद्दा है और राम मंदिर की जो स्थापना है, ये 2027 में जब मोदी और योगी प्रचार करेंगे तो एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर निभाने वाला है। तो अखिलेश यादव का ये डर है और इसलिए वो अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो राम मंदिर भी जाएंगे, वो अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर भी जाएंगे, वो दूसरे शिवलिंग भी जाएंगे, या मांगे चलिए वो बनारस भी जाएंगे। मैं आपको मैं क्योंकि अब चुनावों से जुड़ा हुआ और एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यूपी में भी, बंगाल में भी और राज्यों में भी, खासकर यूपी और बंगाल के अंदर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर कैसे चल रहा है और खास तौर पर मुस्लिम समाज इसको कैसे ले रहा है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटरों के एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं, मतलब ये तो वापस आ गए हैं। तो ये इसको लेकर के वहां मुस्लिम समुदाय जो है वो क्या कर रहा है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर, कोई दिक्कत है तो क्या है वो बता रहा है, इसको आप जरा देखिएगा। और इसके साथ सरकार, कोई व्यक्ति छूट ना जाए वोट बनने से, जिसका वोट बनना चाहिए और ना बने, उसके लिए किस हद तक जा रही है यह भी आपको दिखाऊंगा। पहले एक जरा आप कुछ लोगों की बात भर सुनिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, जरूरी है।
अच्छा होना है। वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए, एक फार्म मेरा बच्चा रहा वो जमा करने आए हैं। बहुत ज़रूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे वोट ख़त्म हो गए हैं, नहीं है उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कट तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे हैं, सर बता भी रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हो गया, बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहे हैं, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले, सब मिल के चले, हम लोग ये चाहते। अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। हमारे घर के 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। जो लोग गलत सलत अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है, या जुड़ रहे हैं नाम कट नहीं रहे हैं, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए, और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये लोग बहुत तेज़ करा रहे हैं। जिनके नाम पे सारी हाय तौबा, वो कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है, किसी का नाम कट नहीं रहा। नाम काटने के लिए थोड़ी एसआईआर हो रहा है, नाम जोड़ने के लिए हो रहा है। आपने इतने लोगों की बातें सुन ली, ये लखनऊ का था, मेरे पास बहुत सारे शहरों के हैं, मैं अब इतना दिखा नहीं सकता, समय नहीं, मेरठ का भी और शहरों का भी है, सब जगह से यही बात आ रही है। और जहां कोई दिक्कत हो रही है, लोगों ने खुद कैंप लगा लिए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं स्थानीय लोग कि भाई आओ तुम्हारा नाम जुड़वा दें। अब मैं आपसे कह रहा था कि सरकार किस हद तक जा रही है या बीएलओ किस हद तक जाता है। बीएलओ का काम आसान बिल्कुल नहीं है, और बीएलओ को परेशानी भी हो रही है, ये बात सही है। और चुनाव आयोग ने, जैसे खासकर पश्चिम बंगाल से आया कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, सब हो गया, तो चुनाव आयोग ने सारे राज्यों में, 12 राज्यों में जहाँ एसआईआर हो रहा है, सारे सब जगहों के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, सबसे रिपोर्ट मांगी है कि बताइए क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या वाकई में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जितना समय हम इन राज्यों में दे रहे हैं एसआईआर के लिए, बिहार में तो हमने इससे कम समय में कर लिया था, तो दबाव इतना होना नहीं चाहिए। जो कुछ मानदेय दिया जाता है वो भी बढ़ा दिया गया है, ट्रेनिंग भी ज्यादा दे दी गई है, तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो आप हमको बताइए। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखा रहा हूं। बहुत जगह ऐसा होता है कि पता लिखा हुआ है, आपको भी, आप किसी, मान लीजिए कि रिश्तेदार के घर जा रहे होते हैं, आपके पास एड्रेस है, अब गूगल मैप नहीं बता रहा कि कहां से जाना है, वो भी खो जाता है कई बार। तो कई बार बीएलओ को भी वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिलता कि भाई इस ये पता कहां पर है, कौन सा मकान नंबर है। तो वो गए, खासकर मुस्लिम इलाके में, मस्जिद में गए, मस्जिद में जाके कहा कि अनाउंसमेंट कर दीजिए, जिसको फॉर्म नहीं मिला है, हम मस्जिद के बाहर ही कुर्सी डाल के बैठे हैं, यहीं आ जाएं और हमसे फॉर्म ले लें। देखें, कलाम सुने, वह ऐलान ये है, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। एक बार फिर सुने, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। हाँ, ये फॉर्म जमा कराने के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म किसी का मिस ना हो जाए। तो ये कोई क्यों करेगा कि आप चाह रहे हैं कि भाई हाँ, सबके हर आदमी का वोट जो है वो बनना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर सारे बीएलओस के नाम एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय, आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। सर, जो हो रहा है ग्राउंड पे वो भी दिखाया और जो नेताजी कह रहे हैं वो बताया। अभी बात हो रही थी, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि एसआईआर एक तो ज़रूरी भी है कि सब ठीक हो जाए, और ये सबके फायदे का। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, वो जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनके भी फायदे का है, जो समाज में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उनके भी फायदे का है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से कोई वोट काटने की एक्सरसाइज इस देश में, इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर में हो सकती है क्या? ये संभव ही नहीं है। तो बेहतर है कि आपके पास ये मौका है कि आप जिन लोगों के नाम कट सकते हैं या कट रहे हैं या नहीं आ पाए हैं, उन सब लोगों के लिए काम करें। और ये फिर वही बात है कि आप ज़मीन से अलग दुनिया चलाना चाहते हैं तो अलग चलाइए। मान लीजिए आज मत करिएगा, एसआईआर तो हो ही जाएगी ना। बिल्कुल, आप जिन लोगों के 50 लोगों के नाम जुड़वाना चाहते थे या जुड़वा सकते थे, वो नहीं जुड़वा पाएंगे।
यही होगा ना। ये तो है नहीं कि ऐसा ही यार बंद कर देंगे कि भाई 50 लोगों ने नाम नहीं दर्ज कर। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरे हिस्से में, पूरी SIR की एक्सरसाइज में सब पॉलिटिकल पार्टीज को, सब पॉलिटिकल वर्कर्स को, सब पॉलिटिकल एजेंट जो भी लोग हैं और सोसाइटी के भी जो लोग हैं उनको इसमें ज्यादा से सोसाइटी के लोग ही कर रहे थे जो कैंप लगाया ना, वो बोल रहे थे, वो लोगों ने ही कैंप लगाया। हाँ, और मैंने देखा कि बहुत सारी कॉलोनीज में सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी की जो एसोसिएशन, अच्छी सब बात है, लोग, बिल्कुल। और वो अच्छी बात है कि ये मैं कह रहा हूँ ये तो मौका निकल जाएगा ना। मेरे माता, अपना उदाहरण देता हूं आपको, मेरे माता पिता मेरठ में रहते हैं जी। आजकल मेरे पास आए हुए हैं जी। अब उनको इस बात की बेचैनी है कि वहां फॉर्म भर रहे हैं, हम वहां नहीं है तो वो कैसे भरेंगे। हाँ, एक अब तब सारी बातें हैं, लेकिन उनको ये है कि वहां हमारा फॉर्म भर के जाना चाहिए। तो ये है लोगों के अंदर, ये भावना है। तो अब मैं आपको अब जरा यूपी से बंगाल लेकर के चलता हूं। हम आपको रोज दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। बांग्लादेशी लोग निकल के कैसे कह रहे हैं कि हाँ हमने सब कागज बना लिए थे, लेकिन अब SIR में पकड़े जाएंगे तो हम वापस जाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये रिमाइंडर है, हमें रोज मिलना चाहिए। तो एक आज आपको एक ही सैंपल दिखाऊंगा उसका। ओंकार सरकार फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं और वो वहां से एक व्यक्ति से अपनी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। अबुल हसेम वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आप कब आए थे भारत में? भारत আছি 5-6 বছর আগে, তার আরো বেশি হতে পারে। কে কে এসেছিল সঙ্গে? আমার ফ্যামিলি সব। কতজন ফ্যামিলিতে? আমার ফ্যামিলিতে যে সময় আইছিল ওই সময় 2-3 ছিলাম, ছেলে ছিল 3 জন ছিলাম। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है ना? हाँ हाँ, पैन कार्ड হয়েছে। तो ये आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे बना? কি রকম করে বানালেন? ও সরকার অর্ডার করলো সেই সময় যে প্যান কার্ড করো, আধার কার্ড করো, তা ওই আমার আধার কার্ডটা ফার্স্ট চান্সে করা, ওপর থেকে অফিসার আসতে গ্রাম স্কুলে সেই স্কুল থেকে করেছিলাম। স্কুল में जाके करवाए थे, किसी कैंप में जाके? আর বলছি ভোটার কার্ড আছে? না না, আমার ভোটার কার্ড হয়নি। আমি একবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হয়নি। আর আপনার পয়সা চাইছিল মেলা, এই জন্য আমি আর করিনি। গরিব মানুষ কোথায় পাবো পয়সা? মানে ভোটার कार्ड बनाने के लिए आपके पास पैसा मांगा गया था? कितना पैसा मांगा गया था? কত পয়সা চাইছিল? वो 15,000 16,000 এরকম চাইছিল। 15-16। अब इस आदमी का इस आदमी के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी बनवा लेता, दलाल ने पैसा ज्यादा मांग लिया। वो ये बता रहा है, पूरे परिवार के साथ यहाँ आराम से रह रहा है। आप उसका कपड़ा वपड़ा देखिए, अच्छी जिंदगी जी रहा है, बढ़िया से रह रहा है। कौन कह देगा ये बांग्लादेशी है या बंगाली है? लेकिन SIR इसकी वजह से खुद निकल के आया बाहर और बॉर्डर की तरफ भाग रहा है। इसलिए जरूरी है SIR। अब मैं चुनाव की बात करता हूं। आज मैंने अखबार में सारे एक लेख पढ़ा, तो उसमें यह था कि साहब उनका जो भी वो पत्रकार थे, उनका आंकलन ये था 32% मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल के अंदर है। सारा हिंदुत्व का जोर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लगा के देख चुकी है, बहुत कुछ नहीं कर पाई। बड़ी पार्टी जरूर बन गई। 120 सीटों पर मुसलमान डिसाइड करते हैं, 150 सीट मेजॉरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए। कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं करेक्ट कर देता हूँ, 143 सीटों पर है। बताइए फिर कैसे होगा? और ये 1998 में भी जब एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें था कि 123 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं या तो डोमिनेंट पोजीशन में हैं या डिसाइसिव पोजीशन में, वहाँ का निर्णय कर पाते हैं। देखिए, जो बंगाल का 2011 का यदि आप सर्वे लेंगे, सेंसस डेटा लेंगे, तो उस समय वहाँ पर 30% की आबादी थी। आज के दिन में मुसलमानों की आबादी वहाँ पर कहीं जाकर के ठहरती होगी तो 30 और 35 के बीच में आकर के ठहरती होगी। ये आज कम से कम 14 साल होने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा अनुमान है, डिकेडल ग्रोथ उनका यदि हम अकाउंट में लेते हैं और घुसपैठियों को लेकर के, तो ये मान करके चलते हैं कि करीब 30 और 35 के बीच में ही कहीं जाकर के आबादी होगी। तो बेस लाइन जो है तृणमूल का 32-35% के आसपास आकर के खड़ी है। फिर बच जाता है कितना? यदि हिंदुओं का 10% और 12% भी वोट यदि ममता बनर्जी को मिल जाता है तो चुनाव जीतने के लिए काफी हो जाता है जी। अब रही बात, ये जो 23%, ये जो 33% आबादी है, इस 33% आबादी में करीब आप मान करके चलिए कि 6% आबादी जो है वो इन घुसपैठियों की है, जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी भी वहां पर ले ली है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ले ली है, कर्मचारी भी हो गए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हो गए हैं। इनके नाम कट जाएंगे, इनके नाम जब तक काटे नहीं जाएंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं,
ये दबाव है उनका तृणमूल कांग्रेस के लठैतों के द्वारा बिहार के अंदर हुआ। एक भी आत्महत्या मुझे का इतना केस बता नहीं दें आया। प्लीज कि अगर वो घुसपैठियों के आपने कहा 6%, बिल्कुल, अगर ये 6% नाम अब जो कटने चाहिए कट जाएं तो बिल्कुल। बीजेपी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं मानता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, और मैं इससे इतर जाकर के बोल रहा हूं, इसको चुनाव से मत जोड़िए भगवान के लिए। ये देश के अंदर पलता हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उनको आप डिसएनफ्रेंचाइज कीजिए। ठीक है, कल एक ने पूछा कि इनका करेंगे क्या? अरे इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो, खुद ही जा रहे हैं पैसिफिक सी में बाहर, डाल दो, कहीं खुद ही डालो। जा रहे हैं बाहर, लेकिन दे चलें। डोंट डिजर्व टू बी इन इंडिया।